Okay, students, now we are going to start with chapter number 3. Okay, this chapter is about private, public, and global entities. Private, public, and global entities. अब ये स्टार्ट करने से पहले हमने क्या समझा था कि एक प्राइवेट सेक्टर होता है हमारे पास और एक हमारे पास एक तो क्या है प्राइवेट सेक्टर और एक है हमारे पास पब्लिक सेक्टर. ओके, दिस इज ओन्ड एंड run by an individual or group of individuals. ठीक है जी. पब्लिक सेक्टर क्या है? Those organizations whose activities are managed by government. ठीक है जी. दो सेक्टर्स हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है. प्राइवेट में आपका इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैंडल कर रहे हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है. ओके, तो इसमें ये नहीं है कोई डिस्टिंग्विश कि गवर्नमेंट इज एनी गवर्नमेंट. सेंट्रल स्टेट दोनों कंबाइन भी आ सकते हैं, दोनों इंडिविजुअली भी हैंडल कर सकते हैं. ओके, तो ये आपके पास गवर्नमेंट रन बॉडीज़ हैं. तो इनमें कौन कौन से आपके पास जो है, यहाँ तो हमने स्टडी किया था सोल प्रोप्राइटर. ओके, फिर हमने स्टडी किया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. फिर हमने स्टडी किया था पार्टनरशिप. ओके, फिर हमने स्टडी किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, और फिर हमने स्टडी किया था जॉइंट स्टॉक. ये हमने स्टडी की थी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में. और पब्लिक सेक्टर में क्या आते हैं आपके पास? डिपार्टमेंटल. ओके, फिर आपके पास आता है स्टैट्यूटरी कंपनीज, और फिर आपके पास आती हैं गवर्नमेंट. ओके, तो ये आपके पास प्राइवेट सेक्टर में था हमारे पास और पब्लिक सेक्टर में. ओके, तो हमारे पास पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो मेजर रोल हमारे कंट्री में प्ले किया पब्लिक सेक्टर ने, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनटू द बिजनेस. सो द मेन रोल वाज प्लेड बाय पब्लिक सेक्टर. जैसे BHEL हो गया, या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, या आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, ONGC हो गई, BPCL हो गई. ओके, तो मैंगलोर रिफाइनरी हो गई. ओके, तो ये इस तरह से कई बैंक आपके पब्लिक सेक्टर के आए. कई आपके पास क्या कहते हैं रिफाइनिंग की कंपनीज आई, स्टील की कंपनीज आई. सो जैसे पावर के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आ गया, NHPC आ गया, हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन. तो ये सारे के सारे किस में आ गए? पब्लिक सेक्टर में आ गए.
But over a period of time, these public sectors failed to perform professionally, and there was lot of corruption into all these public sector units. As a result of which, because of their mismanagement, these companies failed to compete with the big firms in the international markets. और उस करप्शन, उस मिसमैनेजमेंट को हैंडल करते करते 1991 में हमें अपने पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को लिबरलाइज करना पड़ा, री इन्वेंट करना पड़ा, जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को इक्वल पार्टिसिपेशन देने की कोशिश करनी शुरू की, सो दैट वी कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ specialized management or professional management, and a competition can be created and we can use our resources to the best possible levels. So ये हमारे पास पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर आने का रीज़न था 1991 में. सो पब्लिक सेक्टर पे इस चैप्टर में हम मेजर पहले तो फोकस करेंगे पब्लिक सेक्टर पे, फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे. सो starting with the public sector, we will start with the first type of organization, okay, that is your departmental organizations. Okay. Public sector में सबसे पहला जो सेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. अब departmental organization, as the name suggests, department means it might be the department of government of a particular state or the government of India, and it works as per the rules and regulations defined by the state or central government. तो department है, word ही हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे department वर्ड हमारे पास मेजर है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस की तरह काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है. ओके. अब ये आप समझ सकते हो कि एक ऑफिस की तरह काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करेगी, कौन उसको रूल रेगुलेशन डिफाइन करेगा, कौन उसको ऑपरेट करेगा, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटीज़ कहाँ होंगी और उसे क्या काम करने होंगे और उसमें क्या बेनिफिट्स और क्या उसमें लिमिटेशंस होंगी. यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इजीली फ्रॉम द वर्ड दैट इज डिपार्टमेंट. और अगर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है जो काम करता है, जैसे आज की डेट में हम रेलवेज़ को ही ले लेते हैं. रेलवे डिपार्टमेंट दीज डेज इज़ वर्किंग इन अ वेरी पैथेटिक मैनर. ही उसमें प्रॉब्लम्स एक्सपोज नहीं था, बट आजकल तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है. 40 trains have lost their track and they have moved into different directions. And the distance which was to be covered within 2 days has now been covered in 9 days, and because of which many people have lost their lives. 7 or 8 people have lost their lives because of non-availability of food or water and various other facilities, because it's too warm outside, too hot outside, and if the train is also not going on to the track which has been defined for it, मतलब आप समझ सकते हो कि वो डिपार्टमेंट काम कैसे कर रहा है. तो ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास. सो वी कैन, या हम और एग्जांपल ले सकते हैं, पीडीएस का एक डिपार्टमेंट है हमारे पास. ओके. एनीबडी कैन बी द मिनिस्टर ऑफ दैट पीडीएस. सप्लाईज, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट इज देयर. फूड एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री कहते हैं हम उसे. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हरियाणा में भी है और सेंटर में भी है. आप समझ सकते हो कि फूड एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री एट प्रेजेंट देयर वाज अ रिपोर्ट दैट 46,000 करोड़ का आपके पास ग्रीन पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास. एंड इफ दैट इज बीइंग ओपनड अप ग्रेजुअली and being distributed, okay,
we will not face such a humanitarian crisis, we would not have faced this if it would have done in a very systematic, in a collaborative manner. तो यहाँ क्या है, आप ये समझ सकते हो कि डिपार्टमेंट्स ही आपस में नहीं प्रॉपरली काम कर रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में इतनी बुरी तरह से फेल हो रहे हैं कि या तो सेंटर रिलीज़ नहीं कर रहा है ग्रेन, या रिलीज़ कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट आगे नहीं पहुंचा रहा है। मतलब इनकी अपनी पॉलिटिक्स इतनी अच्छी चल रही है कि ये पब्लिक को कह रहे हैं कि वो यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हम अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल है। और एक एग्जांपल है लाइक इन दी व्हेन, सो दैट इज व्हाट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। We are not going to talk about the issues which are happening because they becomes too long list is there in the departmental functioning. So आप एक चीज़ समझ लीजिए कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क करते हैं, वो उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, तो वो किसके अंडर काम करते हैं, कहाँ अकाउंटेबिलिटी है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लिमिटेशन है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। Okay, so this is, first thing is, this is the oldest form of organization which works under the direct order, under the direct orders of government। ओके, तो गवर्नमेंट का मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी उसका हो सकता है। ओके, सो इसमें जो आपके पास है ये गवर्नमेंट के। सो सेकंड इज दस द अकाउंटेबिलिटी of this organization is towards assembly of state or parliament of nation of। ओके, तीसरा है इट वर्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ अ मिनिस्टर। ओके, तो मिनिस्टर, मंत्री जी इसके लिए जिम्मेवार हैं। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है तो रेलवे मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग of this particular organization। okay, और इसमें एक important aspect है the budget for this organization is announced in general budget of country every year। मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो किसके अंदर काम करेगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर, रेलवे डिपार्टमेंट रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर, डिफेंस डिपार्टमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इनका जो बजट है वो कब डिसाइड होता है, जनरल बजट जो एनुअल बजट आता है फेब में, उससे डिसाइड होता है ऑफ बजट ऑफ कंट्री एवरी ईयर। ओके, और these types of organizations are required only in those areas which are, 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 which are,
strategic importance। ठीक है जी। तो स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंस वाले एरियाज में हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स चलाते हैं। ओके, तो ये आपके पास डेफिनेशन है हमारे पास। अब इसके कुछ फीचर्स आ जाते हैं। तो पहला फीचर तो क्या है आपके पास, फाइनेंस। ओके, these organizations get budget allocated from finance ministry। Okay, and any revenue generated by these will be deposited in government treasury। ओके, तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाके पैसा सारा जमा हो जाता है जो रेवेन्यू कमाते हैं। तो आप अपने हिसाब से नहीं यूज़ कर सकते। फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको बजट देगी कि आपको इतना यूज़ करना है, और आपने उस पैसे को यूज़ करके जो कमाया वो सारा का सारा किस में जाएगा, ट्रेजरी में चले जाएगा। ओके, फिर अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। It has to follow the accounting system designed by government agencies। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ऑडिट और अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो रूल रेगुलेशन बना दिए वो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, थर्ड इज मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट मीन्स द फंक्शनिंग of these organizations is controlled by government through IAS officers and other एम्प्लॉय। अब ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है कि मैनेजमेंट जो है वो एक आईएएस चलाएगा। अब आप देखो कमाल की बात क्या है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जो कंट्री का, उसका आईएएस स्पोर्ट्समैन नहीं होगा। मतलब कोई एक तो प्रोविजन ही नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन को आईएएस ऑफिसर बनने की, कोई मतलब एक सिस्टम ही नहीं है ऐसा कुछ। और फिर ऐसे आईएएस ऑफिसर को बना दिया जाएगा जिसने कभी स्पोर्ट्स में कुछ अचीवमेंट ही नहीं की, एंड देन दे विल बी कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ दैट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। फिर हम ओलंपिक्स कहाँ से जीतने वाले हैं। ओके, तो ऐसी ही सिचुएशन हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स की है। जैसे एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक डायरेक्टर डॉक्टर है। अब डॉक्टर किसी ऑयल, कोल या स्टील कंपनी में क्या हैंडल करेगा, उसको क्या पता है उस चीज़ से। तो मतलब डॉक्टर को मेडिकल डिपार्टमेंट में होना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में होना चाहिए, उन चीज़ों को मैनेज करना है। इकोनॉमिक्स वाले को इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे आईएएस ऑफिसर के थ्रू मैनेज होता है। तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम भी है। अगर आप
आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, यू कैन रन दैट, बट यू आर नॉट हैविंग द स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स in that particular area. For example, there are certain companies like Cargill and various other companies in food area. They are managing lakhs and lakhs of tons of food grain. How so? Because they have appointed professionals of that particular field only. Okay, तो यहाँ पे IAS ऑफिसर हम लगाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास तो IAS ऑफिसर ही हैं, वही मैनेज करेंगे, मगर इसकी एक डीमेरिट भी है, दैट वाज आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, तो मैनेजमेंट कौन कर रहा है? IAS ऑफिसर्स कर रहे हैं। ओके, और एम्प्लॉयज हु आर गोइंग टू मैनेज द फंक्शनिंग ऑफ दीज, मतलब जो पॉलिसीज बनाएंगे और जो इसको रेगुलेट करेंगे, वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट के थ्रू काम करती है, IAS ऑफिसर्स के थ्रू काम कर रही है। ओके, अब फिर है यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट। ओके जी, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। So in this, appointment of employees is undertaken by the गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन मैनेजर होगा, कौन इसमें असिस्टेंट होगा। मतलब एक गवर्नमेंट का टेस्ट सिस्टम है, जिसे हम सिलेक्शन बोर्ड होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या कमीशंस बनाए हुए हैं, जिसके थ्रू टेस्ट के थ्रू हम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एंड थ्रू दैट वी रिक्रूट पीपल, एंड द IAS ऑफिसर इज द हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये और इसमें ये IAS ऑफिसर्स इसको हैंडल करते हैं। दोज आर इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। लाइक हरियाणा में अशोक खेमका है, उसको कितनी ही बार ट्रांसफ़र कर दिया, कहीं पे भी वो 6 महीने से ज़्यादा पोस्टिंग पे नहीं रहता है। तो ऑल दैट इज द IAS ऑफिसर, मतलब वो डिपार्टमेंटल हेड तो होते हैं, वो हर वक्त चेंज ही होते रहते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बट इट इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय IAS ऑफिसर्स। ओके, अकाउंटेबिलिटी क्या है? ओके, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? मंत्री जी। ओके, accountability in this case is lies with the minister, okay, who is responsible for the proper functioning of that department. अब रेलवे डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी अगर कुछ मिसमैनेजमेंट हो रही है तो वो किस पे है? आपके रेल मिनिस्टर पे। और सिविल एविएशन में जैसे एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, उसके वर्किंग के रूल रेगुलेशन में बड़ी गड़बड़ चल रही है, तो उसके लिए सिविल एविएशन का मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अकाउंटेबिलिटी वहाँ जाके रुकती है। ओके, अब आ जाते हैं हम इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लेते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने का, और इसके नुकसान क्या हैं हमारे को, ओके, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। तो देयर आर सर्टेन मेरिट्स एंड सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ दिस। फर्स्ट इज मेरिट्स। ओके, पहला है कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। ओके, so government is having a tight control over these type of organization, and it facilitates the parliament to have look into the functioning of these type of organization। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट क्यों इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है? ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अनाज सप्लाई करना है, और अनाज से हमारी वोट बैंक लिंक्ड है। ओके, तो ज़रा समझने वाली बात है कि हर सरकार इन चीज़ों को अपने पास डिपार्टमेंटल सिस्टम में क्यों रखती है। जैसे रोडवेज है, उसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर देते पूरी तरह से, या उसमें प्राइवेट प्रोफेशनल्स को क्यों नहीं हायर किया जाता, चाहे वो डिपार्टमेंटल रहे। उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रोडवेज को प्राइवेट हैंड्स में दे दोगे तो प्राइवेट इंडिविजुअल विल चार्ज हायर सर्विस, हायर फीस,
and that will agitate the normal voter of this country. तो उसके लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बना दी. ओके, सेम वे आपके पास फूड एंड सप्लाईज हैं, उसके लिए डिपार्टमेंटल बना दी, क्योंकि लोगों तक खाना पहुंचाना है और खाना नहीं पहुंचा इन द फॉर्म ऑफ राशन, ओके, पीपल विल गेट एजिटेटेड एंड देन इट्स विल बी ए प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी एक पब्लिक यूटिलिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी प्राइवेटाइज की हुई है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन एरियाज of electricity which are working under the departmental undertaking, and the electricity minister who is responsible for electricity, okay, energy, power and energy will be responsible. तो यहाँ गवर्नमेंट क्यों इसको रखती है? क्योंकि ये पार्लियामेंट देख सकता है कि ये क्या किस तरीके से काम कर रहा है, और जो क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी नीड्स को फुलफिल करती है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर टाइट कंट्रोल रखती है, सो दैट दे कैन इजीली यूज देयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द मासेस. ओके, प्राइवेटाइज हो गया तो वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज को डील करती हैं ऑन मेजर वेज. दैट इज द फर्स्ट रीजन. Second is it is answerable to Parliament. Okay. So we have already discussed कि ये पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है, और पार्लियामेंट किसको आंसरेबल है? वोट बैंक को, आम जनता को आंसरेबल है. तो इसलिए इसकी सारी एक्टिविटीज कहाँ जाके रिपोर्ट होती हैं? पार्लियामेंट में रिपोर्ट होती हैं. मिनिस्टर टेबल्स हिज रिपोर्ट on the table of parliament, and opposition and the government can look into the aspects of this, how many benefits, what losses and whatever the things are there. and ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनाई हुई है पार्लियामेंट की तरफ, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज से डील करती है. पार्लियामेंट जनरल पब्लिक को अकाउंटेबल होता है, सो इनडायरेक्टली दीज कंपनीज आर बिकमिंग responsible to the general public. Okay. Another is source of income. तो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? गवर्नमेंट बजट के थ्रू इसको पैसा मिलता है. फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है हाउ मच ऑफ द मनी इज टू बी गिवन टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फूड एंड सप्लाईज का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है, या फिर डिफेंस है, या रेलवेज है. तो उसको कहाँ से पैसा देना है, वो बजट, मतलब उसको जो पैसा है वो कहाँ से मिलेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलता है. एंड लेटर ऑन whatever the revenues they are generating by sale of tickets or by transporting the freight and various other things, रेलवे डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू कमाता है वो किस में डिपॉजिट करा देता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, और उस ट्रेजरी में से कुछ हिस्सा फिर वापस मिलता है फॉर रनिंग ऑफ द रेलवेज, एंड दैट इज व्हाट द सोर्स ऑफ इनकम इज. ओके, फिर है दीज आर सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी. तो अगर रेलवेज को हम प्राइवेटाइज कर दें, ओके, तो मान लीजिए आजकल जैसे पेंडेमिक है, तो रेलवेज अगर प्राइवेट हैंड्स में होता, दे वुड हैव चार्ज एग्जॉर्बिटेंट फीस एंड वुड हैव नॉट फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट है. ओके, या जो फूड एंड सप्लाईज वाले राशन सप्लाई कर रहे हैं, मील सप्लाई कर रहे हैं, दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, क्योंकि प्राइवेट हाथों में है. प्राइवेट कहता नहीं, हम नहीं फ्री में खिला सकते, हम तो पैसा मांगेंगे. तो ये नेशनल, अब यहाँ पे रॉयट्स होने के चांसेस हो जाते फिर. तो ये नेशनल सिक्योरिटी की जो इम्पोर्टेंस के एरियाज हैं, उन सारों को, नेशनल प्रोमिनेंस के जो एरियाज हैं जिससे सिक्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी इफेक्ट हो सकती है, तो इसलिए इन सारे सिस्टम्स को हमने किस में रखा हुआ है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सिस्टम में रखा हुआ है. ओके, तो ये तो आपके पास मेरिट्स आ गए. अब आ जाओ डीमेरिट्स.
ओके, पहला क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर। इसमें जो आईएएस ऑफिसर ने पॉलिसी बना दी तो जो ऊपर से डिफाइन हो गया उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप अपने रूल रेगुलेशन को ट्विस्ट नहीं कर सकते। आप कभी किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ जाके कहो कि भाई साहब जल्दी कर दो काम, तो बोलेंगे नहीं, इस सिस्टम के हिसाब से चलेगा कि 3 दिन का टाइम दिया हुआ है या 7 दिन का इस फाइल पे टाइम है, तो 7 दिन तक ये स्टेबल पे रहेगी, देन इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और ऑब्जेक्शन होगा तो फिर वापस पूरे एक स्केलर चेन को, पूरे एक सिस्टम को फॉलो करती हुई आएगी। तो यहाँ पर रिजिड स्ट्रक्चर है, ये आप स्ट्रक्चर को आप फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते हो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से। मतलब जो सर्कमस्टांसेस चल रही हैं उसके हिसाब से चेंज करने में ये बहुत टाइम लेते हैं, ये एडामेंट हैं। और बाय द टाइम ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करने जाते हैं तब तक अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी रिजिडिटी से ही बाहर नहीं आ पाती ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ। दूसरा है डिले इन डिसीजन मेकिंग। ओके, अब डिसीजन मेकिंग में डिले क्यों है इसके बीच में कि रेड टेपिज्म बहुत है। मतलब फाइल पहले नीचे वाले बाबू से क्लियर होगी, फिर हेड बाबू से, फिर उसके ऊपर, फिर आईएएस के पास, फिर आईएएस के बाद जाके मंत्री जी के पास। जब तक ये डिसीजन लेंगे तब तक जो काम होना था वो हो ही नहीं सकता। ओके, तो मतलब ट्रेन चलानी थी सरकार को, फाइल घूमती रह गई और फाइल घूमते घूमते महीना लग गया और उसमें ही प्रॉब्लम सारी की सारी एक्सप्लोड कर गई। तो ये क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। ओके, देन देयर इज ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ही कंजर्वेटिव सिस्टम से चल रही है। वही पुराने ब्रिटिशर्स के टाइम के जो रूल रेगुलेशन हैं उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करके चला रही है, कि उसी तरीके से काम कर रही है। कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हैं। एंड दे आर स्केयर्ड ऑफ, ब्यूरोक्रेट्स आर स्केयर्ड ऑफ, नहीं हम नहीं डिसीजन लेंगे, हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी, मंत्री जी देखें या जूनियर देखे। तो मतलब अपने सिर पे डिसीजन, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई इसमें हमने डिसीजन ले लिया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारी जॉब जाएंगी। तो अपनी जॉब के चक्कर में वो बड़े कंजर्वेटिव वे में काम करते हैं। जहाँ पे रिस्क लेना होता है वो रिस्क लेने के लिए रेडी ही नहीं है। वो कहते हैं जिस तरह से चल रहा है काम चलने दो, काम हो जाएगा अच्छा तो ठीक है, नहीं तो दैट्स इट। सो देयर इज, so they are working in a very conservative way. They are not ready to take the risk and they are not ready to exploit the opportunities which are available with them, and that is creating the problem with departmental undertakings. Okay, तो इसमें एक और पॉइंट वो बोल रहे हैं रेड टेपिज्म। So we have discussed that earlier also कि रेड टेपिज्म is that we have to follow the full system, the structural system to get a file passed from a particular department, and that leads to delay in decision making. That takes a lot of time for movement of file from one table to another table, and by that time the opportunity available is lost, and moreover it involves into huge amount of corruption also. That is the another important. And then indifferent to consumer needs. कंज्यूमर नीड से तो कुछ मतलब ही नहीं है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो काम कर रहे हैं वो अपने ही हिसाब से करे जा रहे हैं। मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एंड दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके।